तो वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा कि आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों $1 ₹1 के बराबर नहीं। लगातार आप लोग न्यूज़ में सुनते रहते हो कि डॉलर डॉलर के मुकाबले रुपयों का धीरे-धीरे पतन होता जा रहा है, रुपया कम होता जा रहा है, कमज़ोर होता चला जा रहा है। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं कि $1 ₹1 के बराबर क्यों नहीं? तो नमस्कार दोस्तों, तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, यही चर्चा का विषय है कि क्यों $1 ₹1 के बराबर नहीं है और ऐसा कर दिया जाए तो हमें बेनिफिशियल क्या होगा? रीज़न हमारा क्या-क्या चीज़ें हो सकते हैं? इकोनॉमिक्स का लैंग्वेज है, थोड़ा आसान वर्ड में समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो समझिए कि थोड़ा-सा रुपया की कहानी आप जान लीजिए कि पहले क्या हुआ कि पूरे दुनिया में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम कहने का मतलब तय होता है कि क्या मान लो आपको बहुत पहले मान लीजिए आपको 1 किलो चावल की ज़रूरत है और मुझे 1 किलो शुगर की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, एक वैसे व्यक्ति के पास गया जिसके पास चावल है, उसको अपना शुगर दे दिया और उससे चावल ले लिया। तो ये वस्तु विनिमय कहलाता है। बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय। आज भी गाँव में जाओगे तो कुछ हद तक आपको वस्तु विनिमय देखने को मिलेगी, ये वस्तु। लेकिन वस्तु विनिमय के सामने सबसे बड़ा दिक्कत ये हो जाता है कि हमें उस व्यक्ति को ढूँढना पड़ेगा, जिस व्यक्ति को मान लीजिए मुझे चावल चाहिए, तो सिर्फ़ चावल बेचने वाला मेरे को पर्याप्त नहीं है ना, सामने वाला व्यक्ति को ये भी होना चाहिए जो मेरे पास मान लो मेरे पास शुगर है, मेरे पास शक्कर है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी शक्कर चाहना चाहिए, तब तो उसको दूँगा और उससे लूँगा। तो ये बार्टर सिस्टम की और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत बड़े सामान को लेकर आप एक जगह से दूसरी जगह स्थापित नहीं हो सकती। इससे बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि कॉइन सिस्टम डेवलप होता चला गया। कॉइन सिस्टम के ज़रिए होता कि मुगल काल जैसे देखते हो चांदी के, सोने के, रुपयों के सिक्के चले और जिसको पूरे मुगल जगत में और साथ चूँकि मुगल जगत पे के व्यापारी विश्वास करते थे, तो उनका भारत के आस-पास के रीजन में भी मुगल सिक्का चलने लगा। फिर हम लोग उपनिवेश हुए, उपनिवेश के शिकार हुए। धीरे-धीरे क्या हुआ कि 1945 पे भारत के साथ-साथ पूरी दुनिया को 2 मुख्य समस्याओं से गुजरना पड़ा। एक जो समस्या थी, एक समस्या था हमारा क्या, एक तो पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ थे। दूसरी समस्या क्या थी कि 1930 के आस-पास पूरा दुनिया ग्रेट डिप्रेशन महामंदी से गुजरने लगी। तो जब महामंदी से गुजर रहा था उस समय अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में निकल के आ चुका था। 1944 में एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ वॉशिंगटन के में। तो वहाँ डिसाइड ये किया गया कि अब चूंकि अमेरिका बहुत बड़ी कैपिटल बन चुकी थी, तो बहुत बड़ा कैपिटल बन गया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी व्यापार होगा मैं डॉलर में करूँ। अब गोल्ड मतलब गोल्ड के बाद सेकंड रूप में जो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल एक तरीके से करेंसी मानी जाती है, वो बिना डॉलर है। अच्छा, मन में चल रहा है कि डॉलर इतना क्यों हो? क्यों ₹1 $1 के बराबर नहीं रह गया? इसके पीछे वजह ये हो जाता है कि जैसे आप एक सामान्य समझिए कि मान लो मैं आपको कहता हूँ कि सपोज़ कर लीजिए कि आप आम जैसे एक मैंने 100 पेड़ आप आम के कोई 2 देश है, मान लो एक देश X है और एक देश Y है। मान लो X देश ने 100 आम के पेड़ लगाए और उससे आम उत्पादन हुआ और Y देश ने भी क्या किया 100 आम के पेड़ लगाए, उससे भी आम का उत्पादन हुआ। दोनों समान मात्रा तो इस अवस्था में तो दोनों समान होगी। अब क्या निकला, मान लीजिए एक्स वाला जो कंट्री था, जो देश था, वो चालू निकला थोड़ा-सा और उन्हें क्या 100 आम के पेड़ को दुगना करके 200 आम पेड़ के लगा दिए उसकी गुठलियों से। तो उसके पास आम का उत्पादन बढ़, लेकिन जो वाया कंट्री था, उन्होंने किसी भी प्रकार से और आम को उत्पादन न करके जो आम था उनको सतत उपयोग करने लगे। तो हुआ क्या कि वाय के एक्स के पास अब जो उनके पास गुड्स है, वो बढ़ चुका है। और वो होशियार निकला, उन्होंने क्या किया कि उससे जूस बना लिए, उन्होंने कई प्रकार के और प्रोडक्ट बना लिए। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, एक देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, उसके सामान बढ़ने लगे, उसके सामान पूरे विश्व में मिलने लग जाए। लेकिन वाय देश की अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही क्योंकि उन्होंने उसका उपयोग कर लिए। तो ऐसे ही सेम हुआ, अमेरिका ने क्या किया, अपने पास जो संसाधन थे, उस संसाधन को मल्टीपल करते चला गया, मल्टीपल करता और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई कि पूरी दुनिया में उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। आप अभी देखिए ना, भारत की जीडीपी कितनी है? 3.45 ट्रिलियन अप्रॉक्स 3.5 ट्रिलियन के आस-पास। लेकिन अमेरिका की जीडीपी कितनी? 29 ट्रिलियन है। अब कल्पना करके देखिए 29 ट्रिलियन मतलब कितनी बड़ी जीडीपी लेकर बैठा। इसलिए वो अपना वर्चस्व चलाने लगा। अब वर्चस्व चला है तो वैसे देश से वैसे वैसी चीज़ में मेजर प्रॉब्लम ही क्या हो गई? मेजर प्रॉब्लम ये हो गया कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या करने लगे? डिसाइड करने लग गए कि मैं जो भी सी चीज़ लूँगा वो किसमें लूँगा? डॉलर में लूँगा। तो डॉलर गोल्ड के बाद सेकंड मोस्ट हार्ड करेंसी बनती। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 में भारत के जो
आपके पास करेंसी थी ना रुपया, वो $1 के बराबर मुझे लगभग वो 4.16 के आसपास क्या थी करेंसी का वैल्यू थे। 4.16 रुपए के आसपास करेंसी का वैल्यू थे $1 का। परिस्थिति भी अभी भी दुभर नहीं हुई थी और चीज किया जा सकता था। अब मुख्य प्रॉब्लम क्या है? देखो कुछ अब मुद्दा बनता है कि सर हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट क्यों? डॉलर की रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया कहीं न कहीं अमेरिका से कनेक्टेड मान लो आपको जैसे कि इराक है या ईरान या सऊदी अरब है। जैसे सऊदी अरब से मान लो आपको पेट्रोल चाहिए। अब आपने कहा कि सऊदी अरब को पेट्रोल चाहिए, आप पेट्रोल मँगा लिए और उसके रुपए में भुगतान करें सऊदी अरब में कहा ठीक है रुपए दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब सऊदी अरब आपसे पूछेगा कि आप अब इस रुपए का करेंगे क्या? तो आपने कहा कि आप अमेरिका से क्या करो लैपटॉप मँगाओ, आईफ़ोन मँगा लो कोई। अब अमेरिका क्या बोला? अमेरिका के पास जब रुपया लेकर चले गए तो अमेरिका ने कहा कि हम तो रुपया मिलेंगे नहीं, हमें तो इसमें चाहिए, हमें डॉलर में चाहिए करेंसी। इसमें बोला उन्होंने डॉलर। तो सऊदी अरब किसके पास है? कहा कि भारत के पास है। उन्होंने कहा कि सर सामने वाला तो डॉलर में माँग रहा है। एक काम कीजिए आप अपना रुपया रखिए जी मुझे करेंसी किस पे दे दो, डॉलर में दे दो। तो भारत ने क्या कहा कि पूछा, अरे यार मेरे पास तो डॉलर है नहीं। तो सऊदी अरब ने कहा तो डॉलर नहीं तो डॉलर लाइए। अब डॉलर लाने के लिए हमारे पास चूँकि हमें पेट्रोल की लगातार ज़रूरत है, तो डॉलर हमें चाहिए, तो डॉलर हमारे पास आएगा टैक्स। तो डॉलर आने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीके क्या जिसको आप एफडीआई बोलते हैं कि विदेशी कंपनियाँ भारत में इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट करेगा तो डॉलर आएगा, फिर डॉलर के रूप में हम क्या करेंगे सऊदी अरब या अदर देश को देंगे और अपना ज़रूरत पूर्ति कर लेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सर्विस दें। सर्विस का मतलब जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम कम से कम रेट में सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके थ्रू पैसा आ सकता है। या कब सस्ते गुड्स बेचें। अब अब 1 मिनट के लिए सोचो विदेशी कंपनियाँ भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी? अगर कह दे कि $1 ₹1 के बराबर है। तो ऐसे कहने पर प्रॉब्लम तो फिर उनको तो एक फ़ायदा होगा नहीं पहली बात तो। क्यों? क्योंकि वो उसी रेट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी तो कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कई देश क्या करते हैं कि मजबूरी में आकर या अपने देश में एफडीआई का फ्लो बढ़े, ऐसे करके वो अपने करेंसी का वैल्यू घटाने लगता है। ठीक है? ऐसा नहीं कि भारत फर्स्ट टाइम अपने वैल्यू करेंसी घटाए, भारत ने 3-4 बार वैल्यू करेंसी 1949 में हुआ, 1966 में हुआ, 1991 में हुआ, भारत ने अपने करेंसी का वैल्यू घटाया। अब करेंसी का वैल्यू घटाने पर क्या हो जाएगा? $1 के कंपेयर में उससे ज़्यादा करेंसी मिल रहा है, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा यहाँ सस्ते उसको सर्विस मिल जाएगी। क्यों? जैसे मोटे तौर पे मान दो कि अगर $1 ₹1 के बराबर और यहाँ सर्विस सपोज़ कर लो 1000 में मिलता, तो उसे $1000 देना पड़ेगा। अब वो बोलेगा $1000 मैं क्यों दूँ? इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? बात तो सही बोल रहा लॉजिकल। तो भारत ने काम कहा कि चलिए एक काम कीजिए, कि आप मान कर चलिए कि आपका $1 ₹50 के बराबर है। कितने के बराबर है? ₹50 के बराबर या ₹100 के बराबर है। मान लीजिए डॉलर के इसके बराबर ₹100 के बराबर है। तो उसको पहले जो $1000 देना पड़ रहा था, अब मैंने कह दिया कि $1 ₹100 के बराबर है, तो 1000 इसको पेमेंट करने में $100 बस देना पड़ेगा। तो उसको $900 का फ़ायदा होगी। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? इंडिया को ये फ़ायदा हो गया चूँकि उसको फ़ॉरेन ट्रेड करने के लिए डॉलर की रिक्वायरमेंट थी, तो उसके पास क्या आ गया? डॉलर आ गए। ये एक वजह हो सकता है। वास्तव में डॉलर के कंपेयर में करेंसी जैसे रुपया हो गया, इसका निर्धारण 2 तरीके से करते हैं। एक तो हमारा होता है फ्लोटेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि इस पे बेसिकली ये होता है ऐसा समझ लीजिए हुँ। एक निश्चित करेंसी से आपके देश में कितना सामान आ जा रहा है और उसी जैसे दूसरे जैसे डॉलर की करेंसी से उसके देश में कितने सामान आ जा रहे हैं। तो इन दोनों सामान की तुलना करके बेसिकली क्या होता है आ, करेंसी का निर्धारण होता है वैल्यू का। फिर बोल रहा हूँ कि आपके एक निश्चित पैसे से कितना सामान आपके देश में आ रहा है, उसके एक निश्चित पैसे से कितना सामान उसके देश पे आ रहा है। तो दोनों की तुलना की जाती है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है करेंसी का निर्धारण होता है जिसको फ्लोटिंग मेथड बोलते हैं। दूसरा फिक्स मेथड आता है। फिक्स मेथड में क्या कि कई देश दम डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं अपने करेंसी का वैल्यू $1 कंपेयर में इतना मांगूंगी। अब ऐसे नहीं कि एक ही केस जैसे सऊदी अरब है, हांगकांग है, ये ऐसे देश और देश है कई सारे देश है वहां पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं इतना मेरी करेंसी $1 मेरी इतनी करेंसी के बराबर दे। भारत में डिसाइड करने पर दिक्कत ये हो जाता है कि देखिए डिसाइड अब अगर आपने कर लिए तो उसको चेंजेबल करना पड़ेगा क्योंकि हमारा
गुड्स का प्रोडक्शन इतना नहीं हो पा रहा है कि हम दूसरे देश में क्या कर पाए, फाइट कर पाए। जैसे-जैसे हमारे गुड्स का वैल्यू बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्शन का कैपेबिलिटी बढ़ेगा, नो डाउट डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। तो डॉलर का प्रेज़ेंट टाइम में जो सिनेरियो वो ₹87 के समथिंग है, ₹87 16 पैसे के आसपास का सिनेरियो है। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि भारत को ट्रेडिंग करने के लिए बहुत लॉट ऑफ अमाउंट में डॉलर की आवश्यकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का 80% बिज़नेस है वो डॉलर में हुआ है। अब डॉलर में करना है तो डॉलर इसलिए कहाँ से आएगा? एफडीआई के थ्रू। और किसके थ्रू आएगा? आपका एक तरीके से बोला एफडीआई होगा और एक सर्विस के थ्रू। तो दोनों के लिए आपने क्या किया? अपने करेंसी की वैल्यू को घटा दिए, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ा और उनको फ़ायदा होगा। और सर्विस पे भी उनको कम पैसा देना पड़ रहा है, जिससे उनको भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी डॉलर मिल जा रहा है। अच्छा, एक मुद्दा बनता है कि अगर $1 को ₹1 के बराबर कर दें तो मेजर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? मेजर प्रॉब्लम पहले सबसे प्रथम ये होगा कि भारत में जो बड़ी-बड़ी कंपनी है, जैसे गुड़गाँव हो गया, हरियाणा के आस-पास रीजन हो गया, वो बड़ी-बड़ी कंपनी में एफडीआई की इन्वेस्टमेंट है। अगर $1 ₹1 जब बराबर कर दें, तो ये सारी बड़ी कंपनियाँ अपना एफडीआई लेकर चली जाएगी अपने यहाँ, जहाँ चूँकि यहाँ भी उतना फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ भी उतना फ़ायदा मिला, तो यहाँ पे करेंगी क्या? चले जाए। तो इससे बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बंद हो जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, गरीबी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये एक मेन प्रॉब्लम है। दूसरा हमें मेन अच्छा, इससे इसको उसको किया कैसे जहाँ पे तो एक ही तरीका है, आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, आप अपने दुनिया भर में अपने गुड्स की पहुँच बढ़ाइए। जब ऐसे-ऐसे आप करेंगे, गुड्स की पहुँच बढ़ाएँगे, अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे, तो ऑलरेडी धीरे-धीरे क्या होगा, उसका डिमांड कम जाएगा और आपके रुपये का डिमांड बढ़ेगी। आप एक तरीके से ट्रीटी साइन कीजिए अनदर कंट्री के साथ और कहिए कि हम अब व्यापार एक-दूसरे की करेंसी पे करते हैं। तो ये सब चीज़ें स्टेप अडॉप्ट करने पर आपको नो डाउट आपकी करेंसी मजबूत होगी। ठीक। अब दूसरा ये बनता है कि डॉलर का कैसे निर्धारण होता है? कभी आपने देखा? अच्छा देखिए, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई क्या करता है, करेंसी को मैनेजमेंट करता है, वहाँ पे वैसे ही आपका क्या होता है, फेडरल बैंक होता है जो करेंसी का निर्धारण करता है। अगर फेडरल बैंक ने मान लो ब्याज दर बढ़ा दिया, तो वहाँ मोस्टली जो एक तरीके से बिज़नेसमैन है, वो क्या करता है, वो पैसे अपने बैंक में जमा कर दिए, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो दुनिया के इकोनॉमी पर अमेरिका का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है, क्योंकि फेडरल रिजर्व बढ़ गया, तो वैसे केसेस में जो इन्वेस्टमेंट फॉरेन यहाँ कर रहे थे, वो करेंगे नहीं, क्योंकि उसको वही प्रॉफिट वहाँ पे मिल जा रहा है। तो ये सब प्रभाव देखने को मिलता है। उम्मीद होगा आपको चीज़ें समझ आया होगा। कुछ नए टॉपिक के साथ हम कल मिलते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।